everyone, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. आज हम पढ़ेंगे BSc फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जो हमारा गोइंग ऑन है। ये इसका सेकंड लेक्चर है। अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं और इसके प्रीवियस वाले चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक वहाँ आपको दे दूँगी। आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। BSc फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक लगी हुई हैं जिसके फर्स्ट बुक के लेक्चर्स चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। इसका एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करना सीखा था। आज हम कुछ न्यू मेथड का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर उस मेथड को नोट कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर नोट किया है क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। इट मीन्स हम यहाँ पर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं एक ऑपरेटर, एक फंक्शन को, यहाँ पर एक ऑपरेटर को हम कंसीडर करते हैं। वो ऑपरेटर है फाई इक्वल्स टू के समीशन आई की जो वैल्यू होगी वो 1 to n होगी एंड जे की वैल्यू भी 1 to n होगी। ए आई जे डेल आई डेल जे, इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिलेगा कि कोई ऑपरेटर होगा जिसमें डेल आई और डेल जे की फॉर्म होगी। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ डेल जे पॉजिटिव और नेगेटिव, फॉर ऑल वैल्यूज़ के लिए, सारी वैल्यूज़ के लिए जो डेल जे होगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। नाउ एट अ पॉइंट x1 एंड x2 एंड सो ऑन xn वी कॉल द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय। इसका मतलब है जब हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपको यहाँ पर ये 3 कंडीशंस मिलेंगी। क्या 3 कंडीशन मिल सकती हैं कि वो इक्वेशन, वो ऑपरेटर इलिप्टिक होगा, हाइपरबोलिक होगा या फिर पैराबोलिक होगा। यहाँ पर 3 आपको कंडीशंस मिलेंगी। कैसा होगा ऑपरेटर, इलिप्टिक होगा, हाइपरबोलिक होगा या फिर पैराबोलिक होगा, ये आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, जो इसकी इक्वेशन होगी वो इस तरह से होगी। इलिप्टिक कब होगा, इलिप्टिक होगा इफ फाई इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ डेल आई एंड इट रिड्यूसेस टू 0 ओनली व्हेन ऑल डेल आईज आर 0। इट मीन्स गिवन इक्वेशन इलिप्टिक तब होगी जब फाई को हम सॉल्व करेंगे, ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज, सारी रियल वैल्यूज के लिए कैसी आएगी, वैल्यू पॉजिटिव होगी डेल आई के, एंड इट रिड्यूस टू 0, और किसको रिड्यूस करती हो, वो 0 को, ओनली व्हेन ऑल डेल आईज आर 0, जब डेल आईज क्या होगा, 0 होगा। सेकेंड कंडीशन है हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक तब होगी इफ फाई कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो फाई आपका पॉजिटिव होना चाहिए या वो नेगेटिव होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा तो वो हाइपरबोलिक कहलाएगा, बट उसमें रिड्यूस टू 0 वाली कंडीशन नहीं लगेगी। थर्ड पैराबोलिक। पैराबोलिक में क्या होगा, हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म करेंगे और डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पे वो वेनिश हो जाता है, यानी कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। वेनिश का मतलब होता है वैल्यू 0 आना। अगर हम गिवन इक्वेशन को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और वैल्यू 0 आती है, डिटर्मिनेंट वेनिश हो जाता है, तो इसका मतलब गिवन इक्वेशन पैराबोलिक होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं। अब इन तीनों कंडीशन से रिलेटेड एक एक क्वेश्चंस करते हैं और इस कंडीशंस को और अच्छे से समझते हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन नोट किया है, del 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस del 2u बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस del 2u बाई डेल जेड स्क्वायर। डेल का मतलब होता है पार्शियली डिफरेंशिएशन। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर सबकी 2 है, पार्शियल डिफरेंशिएशन की पावर कितनी है, 2 है। इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। पावर 2 होती है तो वो सेकंड ऑर्डर की कहलाती है, पावर 3 होती तो 3 ऑर्डर की कहलाती। तो इट इज़ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, विद वेरिएबल कोफिशिएंट। विद वेरिएबल कोफिशिएंट का मतलब है यहाँ पर देखिए वेरिएबल एक्स वाई जेड हैं, तो इनके कोफिशिएंट क्या है, एक्स वाई जेड। हम इसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए कैसे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं, इस तरह से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हियर द ऑपरेटर हेयर द ऑपरेटर फाई, यहाँ पर हमने एक ऑपरेटर कंसिडर कर लिया फाई, इस फॉर्म में कंसिडर करा है del 1 का स्क्वायर प्लस del 2 का स्क्वायर प्लस del 3 का स्क्वायर। इस तरह से हमने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने del 1 को
डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर को डेल वन लिख दिया है, डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर को हमने डेल टू लिख दिया है, एंड डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर को हमने डेल क्यूब लिख दिया है। इस तरह से हमने इनको इनके प्लेस पर रिप्लेस किया है। ठीक है, डेल वन का स्क्वायर प्लस डेल टू का स्क्वायर प्लस डेल थ्री का स्क्वायर। अब हम इसको क्या करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो फाई की वैल्यू है ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, प्लस के साइन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दिख रही है। सो इसका मतलब ये फाई जो है वो पॉजिटिव है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ डेल वन, डेल टू एंड डेल थ्री। सो सबसे पहले आप यही बात लिख दीजिए कि फाई इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज़ of del 1, del 2 and del 3, and it साथ ही क्या रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस टू 0, and it reduces to 0, and it reduces to 0 only when क्या किस कंडीशन पे होंगे, जब ये होगा डेल वन इज इक्वल टू डेल टू इज इक्वल टू डेल थ्री इज इक्वल टू 0। ये सारे ज़ीरो होंगे, यानी कि डेल वन भी ज़ीरो होगा, डेल टू भी ज़ीरो होगा, डेल थ्री भी ज़ीरो होगा, तभी तो ये रिड्यूस करेगा ज़ीरो को। सो हैंस द गिवन इक्वेशन, सो आपको ये जो इक्वेशन गिवन है ये कैसी है, इलिप्टिक, इज इलिप्टिक। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस होंगे, बहुत छोटे और इजी हैं। सो ये तो हमने सीखी इलिप्टिक की कंडीशन। अब हम दूसरी सीखते हैं हाइपरबोलिक की कंडीशन। सो मैं एक हाइपरबोलिक का क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर देती हूँ, सेकंड क्वेश्चन। सो मैंने एक क्वेश्चन नोट कर दिया है, और यहाँ पर मैं एक बात बता देती हूँ कि ये हमने इक्वल्स टू में ज़ीरो इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू में ज़ीरो था। सो इनके प्लेस पर ही तो हमने डेल वन, डेल टू एंड डेल थ्री रखा था, तो इनके प्लेस पर रखने पे हमें यहाँ पे ज़ीरो मिल रहा था। तो ज़ीरो मिल रहा था इसलिए हमने पहचाना कि ये रिड्यूस कर रहा है ज़ीरो फॉर्म को, ज़ीरो को। ठीक है, अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन में हाइपरबोलिक की कंडीशन कैसे बनती है, सेम इसकी तरह क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हेयर द ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या कंसीडर करा हमने, फाई इज इक्वल टू सिमिलरली डेल वन का स्क्वायर प्लस डेल टू का स्क्वायर प्लस डेल थ्री का स्क्वायर। बट यहाँ इक्वल्स टू में ज़ीरो था तो हमने यहाँ पर नहीं लिखा था, बट यहाँ पर इक्वल्स टू में पूरा एक टर्म है। सो हम उसको लिखेंगे, इसको इधर ले जाके माइनस के 1/c स्क्वायर, इधर जाएगा इक्वल्स टू की तो वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी, माइनस के 1/c स्क्वायर, एंड इसको हम कर लेते हैं डेल 4 का स्क्वायर। इस तरह से मैंने इसको लिख लिया है। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ है, फाई की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी है, डेल वन, डेल टू, डेल थ्री पॉजिटिव है, लेकिन डेल फोर कैसा है, नेगेटिव। सो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ हैं और रिड्यूस नहीं कर रही हैं ज़ीरो को, इट इज़ नॉट रिड्यूस टू ज़ीरो। सो ये हाइपरबोलिक है, इलिप्टिक नहीं है। हाइपरबोलिक की कंडीशन यहाँ थी ना कि इफ़ फाई कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। सो ये कैसा है आपका हाइपरबोलिक। तो आप इसकी लैंग्वेज भी लिख दीजिए कि दिस कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, hence the given equation is hyperbolic। सो आपकी गिवन इक्वेशन कैसी होगी, हाइपरबोलिक। सो हमने क्वेश्चन करा इलिप्टिक का, एक क्वेश्चन करा हाइपरबोलिक का, एंड देन अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे पैराबोलिक का। ठीक है, सो पैराबोलिक का क्वेश्चन मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ। सो मैंने ये थर्ड क्वेश्चन नोट किया है। सारे क्वेश्चन सिमिलरली हैं, बस थोड़ा सा आपको पहचानना है कि इक्वल्स टू में ज़ीरो है और आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो इलिप्टिक हो गया, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ रही है और ज़ीरो नहीं, रिड्यूस नहीं कर रहा है ज़ीरो को, तो वो आपकी हाइपरबोलिक हो गई है। और अगर आपकी ये वैल्यू बनी है, अब आप इसको चेक करेंगे, अगर तो आपको दिख रहा है इलिप्टिक तो है नहीं, बिकॉज ज़ीरो तो आएगा ही नहीं, तो इलिप्टिक तो है नहीं। और जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर था तो हमने डेल फोर का स्क्वायर लिख लिया था, बट यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे। सो क्या करते हैं, पैराबोलिक की कंडीशन चेक करते हैं। पैराबोलिक की कंडीशन भी क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट बनाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। पैराबोलिक की कंडीशन को चेक करने के लिए कि इक्वेशन पैराबोलिक है या नहीं, हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं एंड उसको सॉल्व करते हैं। सो हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट बनाकर सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे,
हेयर A11, A22 एंड A33 जो डिटरमिनेंट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा भी है A11, A22 एंड ANN, इस तरह से मैंने यहाँ टर्म लिखे हैं, तो एस डिटरमिनेंट में टर्म्स होते हैं। सो ये A11 है, ये A22 है, ये A33 है, ये सारे टर्म हैं। इनके कोफिशिएंट सबके कितने हैं 1, इनके कोफिशिएंट कितने हैं सबके 1, तो इन तीनों की वैल्यू कितनी है 1। एंड A44 तो है ही नहीं, ये वाला 44 नहीं है क्योंकि इसकी पावर 2 होती है अगर del2u/del t² लिखा होता ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, सो हम इसको बोल देते हैं A44, बट यहाँ पर पावर 2 नहीं है तो ये A44 नहीं है, तो A44 यहाँ पर है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू होगी 0। ठीक है। अब हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं। डिटर्मिनेंट बनाने के लिए लिखते हैं A11, A12, A13, A14, मैंने 4 तक लिख लिया है, ठीक है। इसी तरह से A21, A22, A23, A24 एंड देन A31, A32, A33 एंड A34, A41, A42, A43 एंड A44। इस तरह से मैंने इन टर्म्स को रख लिया है। अब देखिए इनके प्लेस में मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करूँगी। देखिए कैसे, A11 1 है, बाकी सारे टर्म्स मेरे 0 हैं, ये 0 है। A22 1 है, बाकी सारे टर्म्स मेरे 0 हैं। A33 1 है, बाकी टर्म्स मेरे सारे 0 हैं। और एक लास्ट वाली जो मैंने A44 वाली लिखा है, A44 कितना है मेरा यहाँ पे 0 है। सो अगर डिटरमिनेंट जब सॉल्व करते हैं और डिटरमिनेंट सॉल्व करने में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम, ये रो होती हैं और ये कॉलम्स होते हैं, ये वाली आपकी रो होती हैं एंड इस तरह से जो लिखे होते हैं वो आपके कॉलम होते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो होते हैं वो रो और वर्टिकल कॉलम्स। सो अगर इसमें से आपके डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम पूरे 0 एलिमेंट्स होते हैं उसमें, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। सो यहाँ पर एक रो ऐसी है, रो नंबर 4, 1 2 3 4, ये रो नंबर 4 जो है, ये रो 1 है, ये रो 2 है एंड ये रो 3 है, एंड इट इज़ रो नंबर 4। सो रो नंबर 4 इज़ 0, सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा। और 0 होने पर मैंने बताया था 0 जब होगा वेनिश कर रहा है इसको, सो इसका मतलब क्या है, हैंस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज पैराबोलिक, ठीक है, बिकॉज इट्स डिटरमिनेंट इज वेनिश। सो इस तरह से इसके क्वेश्चंस होंगे, ये वाले मेथड के क्वेश्चन इस टाइप से होंगे। देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और इजी भी हैं। सो अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं क्लियर कर दूंगी। एक और मेथड है इसी चैप्टर में, वो और समझ लेते हैं, वो भी काफ़ी ईजी है बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको और अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर नोट किया है क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर इन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये इसका सेकंड मेथड है जिससे हम क्वेश्चंस को करेंगे। सो यहाँ पर एक जैसे इक्वेशन आपको यहाँ पर ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यहाँ पर है A del2u/del x² प्लस B del2u/del y² प्लस C del2u/del y², और एक फंक्शन मिलेगा जिसमें आपके क्या वेरिएबल्स होते हैं x, y एंड u, x, y, u, और आपको del u/del x भी मिल सकता है एंड del u/del y भी मिल सकता है, और इनके साथ साथ एक देखिए कांस्टेंट कोफिशिएंट भी अटैच होगा, ठीक है। तो मैंने ये इसलिए लिखा है जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन आपके किस फॉर्म में होंगे। बाकी हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो देखिए इनकी क्या कंडीशन होती है, जैसे हमने पीछे अभी 3 कंडीशन पढ़ी, इलिप्टिक, हाइपरबोलिक एंड पैराबोलिक। सिमिलरली इसमें भी हम फाइंड करते हैं इलिप्टिक, हाइपरबोलिक एंड पैराबोलिक, बट इसको हम सॉल्व करने का मेथड अलग होता है। इनका क्या क्या मेथड होता है देखिए, इफ़ हम इस पर लगाते हैं b² - 4ac, ये वाला फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं b² - 4ac। सो अगर b² - 4ac, इस तरह से मैं लिख देती हूँ सारे के सारे टर्म्स का b² - 4ac। अगर b² - 4ac छोटा है 0 से, सो वो होता है आपका इलिप्टिक,
बी स्क्वायर माइनस 4ac हम सॉल्व करेंगे गिवन इक्वेशन में। बी ए सी के प्लेस पे वैल्यूज रख के इसको सॉल्व करेंगे। अगर उसकी वैल्यू 0 से छोटी आती है तो वो इक्वेशन होगी इलिप्टिक। अगर सॉल्व करने पर v की इनकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो वो कंडीशन होती है हाइपरबोलिक की, और अगर इक्वल आती है 0 की तो वो कंडीशन होती है पैराबोलिक की। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल आपका डाउट खत्म हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नोट करती हूँ एक। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट किया है, del 2u बाई del t स्क्वायर प्लस t del 2u बाई del x del t प्लस x del 2u बाई del x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए मैंने कहा था कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होगा, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर t है एंड यहाँ पर x है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं इस इक्वेशन में ए की वैल्यू कितनी होगी 1। यहाँ पर जो लिखा होता है वो ए होता है, यहाँ पर जो लिखा होता है वो बी होता है, एंड यहाँ पर जो लिखा होता है वो सी होता है। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है टी एंड सी की वैल्यू है एक्स। ए बी सी की वैल्यू हमने निकाल रही है। अब हम इजीली बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूले में रख सकते हैं। रखते हैं बी स्क्वायर, इट मीन्स टी का स्क्वायर माइनस 4a मल्टीप्लाई सी, 1 मल्टीप्लाई एक्स। सॉल्व करेंगे टी स्क्वायर माइनस 4x। ये वैल्यू हमें मिली टी स्क्वायर माइनस 4x। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये वैल्यू आंसर जो है इसका डिपेंड करेगा t और x की वैल्यू पे। यहाँ पर जो इसका आंसर है वो डिपेंड करता है t और x की वैल्यू पर। तो हमें नहीं पता कि ये ग्रेटर आएगी, लेस आएगी या इक्वल आएगी, बिकॉज यहाँ पर t और x की वैल्यू हमें नहीं पता। हम यहाँ पर तीनों कंडीशन दिखाएंगे इस क्वेश्चन में। कैसे? द इक्वेशन इज हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक कब होगी? जब क्या होता है हाइपरबोलिक में बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो बड़ा आता है 0 से। यानी कि टी स्क्वायर माइनस 4x भी बड़ा आना चाहिए 0 से। इसको इस तरह से रख सकते हैं, टी स्क्वायर बड़ा होगा 4x से। यहाँ से हमको कंडीशंस बनानी होंगी। फर्स्ट कंडीशन हमने बना दी है। सेकंड कंडीशन बनेगी द इक्वेशन इज पैराबोलिक। पैराबोलिक कब बनेगी? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसका मतलब टी स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। इट मीन्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये बनेगी कंडीशन। ठीक है, एंड देन थर्ड में क्या होगा? द इक्वेशन इज हाइपरबोलिक हो गई, पैराबोलिक हो गई, कौन सी बची है अब? इलिप्टिक। द इक्वेशन इज इलिप्टिक व्हेन द इक्वेशन इज इलिप्टिक is बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ टी स्क्वायर माइनस 4x लेस देन टू 0, टी स्क्वायर इज लेस देन टू 4x। इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ है। अगर यहाँ पर हमें कोई नंबर मिल जाता तो हम बहुत इजीली जज कर पाते कि वो ग्रेटर है, लेस है या इक्वल है, तो यहीं पर आंसर आ जाता। बट यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने पे वैल्यूज t और x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है पूरा क्वेश्चन, तो इसलिए हमने ये कंडीशंस दिखा दी। एक और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये नोट किया है, del 2u बाई del t स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर del 2u बाई del x स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन नोट किया है। मैंने आपको यहाँ एक फॉर्मेट लिखवाया था। पहले एक्स स्क्वायर वाला पार्शल आता है, फिर एक्स वाई वाला आता है, फिर वाई स्क्वायर वाला आता है। यहाँ पर टी स्क्वायर वाला है, दूसरा वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स और वाई के प्लेस पर अब एक्स और टी है, बट एक्स और टी वाला नहीं है। पहले हम इसको इक्वेशन बनाएंगे किस तरह से, देखिए तभी तो हम पहचान पाएंगे ए बी सी। ईजिली हम तभी फाइंड कर पाएंगे ए बी सी की वैल्यूज जब ये इस इक्वेशन के फॉर्मेट में होगा। ये क्वेश्चन इसी इक्वेशन के फॉर्मेट में था तो हमने ईजिली ए बी सी लिख लिया, बट ये नहीं है। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, इस तरह से del 2u बाय del t स्क्वायर तो है, ठीक है, और एक्स और टी वाला नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे 0 del 2u बाय del x del t। 0 लगा दिया है तो इसका मतलब ये टर्म तो है ही नहीं, बट हमने यहाँ पर ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए लिखा है। माइनस ये वाला टर्म इधर जाएगा इक्वल्स टू की, तो माइनस का हो जाएगा c स्क्वायर del 2u बाय del x स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से मैंने अब ये इक्वेशन बना ली है इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बनाने के बाद अब आप इजीली यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं ए बी सी। हेयर ए इज़ 1, बी इज़ 0 एंड सी इज़ माइनस का c स्क्वायर। क्लियर?
सो इस तरह से हमने ये इक्वेशन बनाई है। अब हम यूज़ करेंगे फॉर्मूले का। फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो b इज़ 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज़ 1 एंड c स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, ठीक है, c माइनस का c स्क्वायर। सो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस 4c स्क्वायर और माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि 4c स्क्वायर। सो 4c स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज 4c स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर, प्लस का आ रहा है ना तो पॉजिटिव नंबर। सो ये भी 0 से बड़ा है। सो 0 से जब बड़ा होता है तो कौन सी कंडीशन होती है, हाइपरबोलिक। सो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आ गई है, ये जो क्वेश्चन है, सो गिवन इक्वेशन इज हाइपरबोलिक। सो आप लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन इज हाइपरबोलिक। सो इस तरह से इसके क्वेश्चंस होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे आप ज़रूर बताएं, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।